दोस्तों नमस्कार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ज्यादा पॉलिटिकल ना तो बीजेपी है और ना ही कभी जनसंघ थी। इस देश के भीतर राजनीतिक तौर पर किन मुद्दों पर आगे बढ़ना है या किन मुद्दों को अमली जामा पहनाना है, आरएसएस बाखूबी तय करती है और संघ से जुड़े हुए पॉलिटिकल लोग उसको पूरा करने की दिशा में बढ़ जाते हैं। यह सवाल कोई आज का नहीं है। यह सवाल आजादी के बाद से या कहें गुरु गोलवलकर के दौर से लेकर मोहन भागवत के दौर तक कमोवेश हर मुद्दे से जुड़ा रहा है। लेकिन जब ऐसा सवाल निकल कर आता है कि वाकई आरएसएस अपने पॉलिटिकल स्वयंसेवक से रूठ गई, तो फिर राजनीतिक हलचल शुरू हो जाती है। लेकिन अगर राजनीतिक तौर पर ज्यादा सक्षम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, तो फिर उसकी बात, उसकी भाषा, उसके शब्द और उसके द्वारा कहा गया जो भी कुछ है उसे आपको राजनीतिक तौर पर ही देखना होगा। यह हर कोई जानता है कि आरएसएस जिन मुद्दों को इस देश में राजनीतिक तौर पर अमल करना चाहती थी, उसको अटल बिहारी वाजपेयी अपने प्रधानमंत्री रहते हुए पूरा नहीं कर पाए। और इसे भी हर कोई जानता है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के तमाम एजेंडों को पूरा किया। न सिर्फ धारा 370, अयोध्या और कॉमन सिविल कोड, बल्कि इससे आगे बढ़कर जो इजराइल के साथ करीबी है और नेतान्याहू के साथ प्रधानमंत्री मोदी की जो दोस्ती है, वह भी अलग अलग वक्त में अलग अलग तरीके से इजराइल को लेकर संघ की अपनी सोच कई मौकों पर उभर कर आई है। मसला यह नहीं है कि इस दौर में भारत अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कितना मजबूत या कितना कमजोर है। मसला यह भी नहीं है कि देश के भीतर के हालात किस तरीके से संघ को परेशान कर रहे हैं या फिर संघ ने जो चाहा वैसा ही तो हुआ है। दरअसल इन सारी परिस्थितियों के पीछे आपको सबसे पहले यह समझ लेना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी पहले संघ के प्रचारक हैं और प्रचारक से वो प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे हैं। और प्रचारक का महत्व क्या होता है, ये अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रचारक के तौर पर थे। और जिस मोरोपंत पिंगले का जिक्र किया जा रहा है, वह भी प्रचारक थे। और जिस बात का जिक्र इस दौर में सरसंघचालक ने 75 बरस के रिटायरमेंट को जोड़ते हुए किया, इन परिस्थितियों को समझना अगर है तो शुरुआत में एक बात गांठ बांध लीजिए। इस देश के भीतर बीते 11 वर्षों में जितना परिवर्तन हुआ है, वो परिवर्तन ना तो आरएसएस को भविष्य में आगे बढ़ने दे सकता है और ना ही बीजेपी को राजनीतिक तौर पर जीत दिला सकता है। तो सत्ता में बने रहना बीजेपी की जरूरत है और उससे कहीं ज्यादा आरएसएस की जरूरत है। यानी आरएसएस ऐसा कोई राजनीतिक प्रयोग बिल्कुल नहीं करेगा जहां पर उसे यह लगने लगे कि सत्ता उसके हाथ से यानी बीजेपी के हाथ से निकल जाएगी। शायद इसीलिए हर कड़ी दर कड़ी इस देश के जो भी संवैधानिक संस्थानों को देखते हुए आप यह कहें कि दरअसल वो खोखले हो गए। आर्थिक तौर पर इस देश की इकोनॉमी कैसे डगमगाई, सामाजिक तौर पर टकराव की परिस्थितियां कैसे पैदा हो गई, नैतिक और बौद्धिकता उसका पतन किस तरीके से खुलकर हुआ, सांप्रदायिकता का जुनून राजनीतिक तौर पर लाभ पहुंचा सके, इसके लिए कानून तक को उन रास्तों से हटा दिया गया जहां सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी को घाटा ना हो। और इस पूरी प्रक्रिया में नैतिक संवेदनहीनता खुलकर सामने आई, राजनीतिक शून्यता उभरती चली गई, तर्कहीनता सामने आती चली गई। और इन तमाम परिस्थितियों में अगर इस देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और वैदेशिक नीतियों के आश्रय समझना है, तो आप कह सकते हैं यह देश बिल्कुल दो परिस्थितियों के बीच खड़ा है। एक तरफ संघ ने जो चाहा, प्रधानमंत्री मोदी ने उसे पूरा किया। दूसरी तरफ सत्ता में बने रहने के लिए जो किया, वो संघ के अनुकूल संघ को नहीं लगा। लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि दरअसल सरसंघचालक
प्रधानमंत्री मोदी को कह रहे हैं कि आप गद्दी छोड़ दीजिए। बिल्कुल नहीं, यह ना परंपरा है ना सोच है। दरअसल उस विकल्प का जिक्र हो रहा है जहां पर परिस्थितियों को कैसे दोबारा से पटरी पर लाया जा सके, क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका है। और खत्म होने का मतलब होता क्या है, इसकी गूंज शायद इन 11 वर्षों में शुरुआती दौर में ही खुद प्रधानमंत्री ने जब कहा, हार्वर्ड नहीं हार्डवर्क, यानी विज्ञान नहीं श्रम, यानी इस देश के भीतर का इंटेलेक्चुअलिज्म नहीं बल्कि एक तरीके की भीड़। और शायद ये परिस्थितियां धीरे धीरे मोदी सरकार के कैबिनेट में भी समा गई और वहां पर सिर्फ और सिर्फ यसमैन की मौजूदगी हो गई। जो यस कहे वो साथ है, जो यस ना कहे वो साथ नहीं है। और रास्ता संघ से होकर कैबिनेट या प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचता था, एक झटके में संघ के भीतर भी हलचल प्रधानमंत्री कार्यालय या फिर सत्ता के जरिए निकलकर आने लग गई। यह एक दुविधापूर्ण स्थिति संगठन और सरकार चलाने को लेकर जरूर रही, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि सरसंघचालक मोहन भागवत कह रहे हैं कि 75 बरस हो गए। हालांकि जो उदाहरण उन्होंने दिया, हमें लगता है आप शुरू में ही उस उदाहरण को इसलिए सुन लीजिए क्योंकि बहुत सारे कयास इस दौर में लग रहे हैं। उन कयासों के पीछे का सच असल में यह है कि किसी भी हालत में इस देश से जुड़े हुए मुद्दे कहीं लोगों के जहन में ना आ जाएं, राजनीतिक तौर पर वह लोगों को जोड़ने ना लग जाएं, तो क्यों नहीं मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी ही हो जाए। यानी प्रधानमंत्री मोदी का मुद्दा होना उन तमाम मुद्दों को ढक लेगा या फिर एक ऐसी रेड कारपेट बिछा देगा जिस पर आसानी से आरएसएस कदम ताल कर सकती है, बीजेपी आगे बढ़ सकती है और राजनीतिक तौर पर आने वाले वक्त में कुछ महान प्रयोग हो सकते हैं। लेकिन शुरुआत मोरोपंत पिंगले को लेकर सरसंघचालक मोहन भागवत की वह टिप्पणी जरूर सुननी चाहिए। कि मेरी मुश्किल यह है कि मैं खड़ा होता तो लोग हंसने लगते। मैंने हंसने लायक कुछ बोला नहीं तो भी मेरे बोलने पर हंसते, क्योंकि मुझे लगता है लोग मुझे गंभीरता से नहीं ले रहे। पुढे ते असं म्हणाले, त्यांचे शब्द आहेत और म्हणून उच्चारतो मैं जब मर जाऊंगा तब भी पहले लोग पत्थर मार के देखेंगे कि सचमुच मर गया। मग ते असं म्हणाले, 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूं। 75 वर्ष की शाल जब उड़ी जाती है तब उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हटो, हमको करने दो। बड़ी विभत्स टिप्पणी है ये। मरने के बाद पत्थर मारकर लोग देखेंगे कहीं ये जिंदा तो नहीं है। यानी 75 बरस के बाद स्थिति ऐसी हो जाती है, आपने कुछ कहा नहीं और लोग हंसने लग जाएं, आपने कुछ कहा उससे पहले ही हंसने लग जाएं। बड़ी नाजुक परिस्थिति है। लेकिन मोरोपंत पिंगले का नाम आते ही आपको पूरा आरएसएस का सफर याद आ जाएगा, क्योंकि वह खुद 1919 में जन्मे और हेडगेवार के साथ मिलकर उन्होंने आरएसएस बनाई थी। और इस देश के भीतर जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहे, वो चाहे आजादी का वक्त और उसके बाद महात्मा गांधी की हत्या हो, 1962 का युद्ध हो, उसमें आरएसएस की मौजूदगी, इमरजेंसी का दौर, अयोध्या आंदोलन, तमाम जगहों पर मोरोपंत पिंगले काम करते रहे। संगठनिक तौर पर बड़े मजबूत शख्स हुआ करते थे। और उनकी उम्र 1994 में, यानी जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हो गया, उसके बाद 94 में वह 75 बरस के हुए, जिस बात का जिक्र मोहन भागवत कर रहे हैं। यानी महत्वपूर्ण काम आपने कर लिए, अब आप छोड़ दीजिए। आप कितने भी बड़े हो जाएं, मोरोपंत पिंगले से बड़े हो नहीं सकते हैं। यह आप कह सकते हैं एक मैसेज है। लेकिन इस मैसेज के साथ की परिस्थितियों को आज जरा पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। आरएसएस को पता है कि जिस रास्ते प्रधानमंत्री मोदी इस देश को अब चला रहे हैं या चलाते चले आए, वो तमाम मुद्दों ने आरएसएस की साख को खत्म कर दिया है। जनता के बीच उस परिवार का महत्व
सिवाय इसके कि उसकी सत्ता है, इससे हटकर कुछ भी नहीं है। और इस पूरे सफर के बीच में अगर इस वक्त 4 ट्रिलियन इकोनॉमी का जिक्र किया जाता है तो संघ का स्वयंसेवक उस जनता के बीच भी रहता है जो मुफलिसी और गरीबी और अंधेरे में आज भी समाया हुआ है। बोलने को तो बोला जा सकता है, लेकिन चमक तमक जबरदस्त तरीके से सिर्फ प्रचार के आश्रय और नीतिगत नाकामियों को ढकने के लिए कैसे उभर कर आती है, जिसने असमानता चरम पर पहुंचा दी है। यानी देश के भीतर कुछ तो गुस्सा होगा और उस गुस्से के आश्रय आरएसएस कुछ तो समझ रही होगी, लेकिन फिर भी ऐसा तो संभव बिल्कुल नहीं कि आरएसएस कहे कि दरअसल मोदी आप गद्दी छोड़ दीजिए, राहुल गांधी गद्दी पे बैठ जाए या कांग्रेस आकर खड़ी हो जाए। बिल्कुल नहीं। सवाल अपने भीतर से अपने ही विकल्प को तलाशने और अपने ही विकल्प को आगे करने का होता है। और 75 बरस का जिक्र सिर्फ एक चेताने की ऐलान है। चेताने का ऐलान का मतलब यह है, अगर इस सफर पे आप निकलेंगे तो नोटबंदी को याद कीजिए, काले धन के खिलाफ था। और काला धन तो दूर की बात, समूचा पैसा सिस्टम में आ गया। इस दौर में छोटे उद्योग तबाह हो गए, 15 लाख से ज्यादा नौकरियां चली गई, जीडीपी 2% नीचे आ गया, असंगठित क्षेत्र की कमर टूट गई, आय लोगों की कम हो गई, रोजगार गायब हो गए। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा भी 2013 के मैनिफेस्टो में किया गया था, लेकिन वादा छलावा साबित हुआ। बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ती चली गई, पूरे रिकॉर्ड टूट गए, बेरोजगारी के भी और असमानता के भी। लेबर फोर्स जो 52% तक अलग अलग जगहों पर असंगठित क्षेत्र में भी काम करती थी, वो घटकर 40% पे आ गई। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में नौकरी तकरीबन 24 करोड़ खत्म हो गई, यानी वहां नौकरियां गायब हो गई। सरकारी नौकरी सिर्फ इन 11 वर्षों में 7,20,000 मिली। व्यापारी, वह तो बीजेपी के करीब माना जाता था, जो संघ को डोनेशन भी देता था और बीजेपी में शामिल भी होता था। जीएसटी ने उसकी कमर तोड़ डाली। व्यापारी उसमें फंसता चला गया, अलग अलग स्लैब बने, जटिल रिटर्न की प्रक्रिया थी, फॉर्म भरने तक में घूस लिए जाने लगा, भ्रष्टाचार वसूली शुरू हो गई, राज्य घाटे में चले गए, इस देश का फेडरल सिस्टम डगमगाने लगा। राज्य जीएसटी का पैसा मांगने आंचल फैलाए हुए केंद्र के पास आते, केंद्र कहता आप रिजर्व बैंक से चाहे जितना लोन लेना है ले लीजिए, लेकिन अभी छोड़ दीजिए। इस पूरे स्ट्रक्चर के भीतर व्यापारियों का नुकसान हद से ज्यादा, मुनाफा गायब होते चला गया। जो फेशियल मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, वो मिस मैनेजमेंट में कैसे राजकोषीय कुप्रबंधन चला गया। पब्लिक के ऊपर जो कर्ज था वो 67% से बढ़कर 84% तक चला गया। फेशियल घाटा जो था 5.8% हाईएस्ट हो गया। पब्लिक सेक्टर डगमगाने लगा, प्रोडक्शन गायब होने लगे, पारदर्शिता गायब हो गई। जो भी डिविडेंड था वो कागजों के जरिए कैसे डेवलप किया जाए, उस दिशा में चीजें बढ़ती चली गई। एक्सपोर्ट हमारा इकोनॉमी में स्थिर हो गया, डॉलर 58 से 87 रुपए पहुंच गया और होते होते व्यापार घाटा इस देश का दुगना हो गया। मेक इन इंडिया, कच्चा माल भारत के पास नहीं है तो वो कहां से आएगा, तो दुश्मन देश से आएगा जिसको चीन कहते हैं। वेलफेयर प्रोग्राम जो बनाए गए वो पूरे तरीके से सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल लाभ के लिए बनाए गए। यहां तक कि प्रधानमंत्री किसान जो सम्मान निधि है या बाकी परिस्थितियां, उसमें 11.5 करोड़ से किसान घटकर 8.5 करोड़ पर आ गए। जो एलिजिबल नहीं भी थे उनको भी लाभार्थी की कैटेगरी में पॉलिटिकल तौर पर खड़ा किया गया। मनरेगा में मजदूर या मजदूरी नहीं बढ़ी, मजदूर बढ़ते चले गए। बजट नहीं बढ़ा, बजट कम होते चला गया। काम के दिन नहीं बढ़े, वो 100 दिन से घटकर एवरेज 37 दिन पर आकर खड़ा हो गया। जो प्रधानमंत्री सभी के लिए आवाज दे रहे थे, उसका खुद सरकारी डाटा सामने आया कि 1,60,00,000 घर अभी पीछे पड़े हैं, यानी आवंटित कर दिया गया, कागजों में दिखा दिया गया, लेकिन अभी वह पूरे हुए नहीं है। यानी देश एक ऐसी परिस्थिति के भीतर चल रहा था जहां कोविड भी आया तो कोविड में दवाई बनाने वाली कंपनी मालामाल हो गई। उस मालामाल कंपनी से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदाए गए। इस देश के भीतर तमाम कॉरपोरेट जो करप्ट थे, जिन पर अलग अलग चार्जेस थे, उनसे पॉलिटिकल नेक्सस इकोनॉमी और पैसे के आश्रय बनता चला गया। सब कुछ सबको दिखाई दे रहा है,
ऐसा नहीं है कि संघ का स्वयंसेवक आंख मूंदे हुए है, ऐसा भी नहीं है सरसंघ चालक ने आंखों पर पट्टी बांध ली। प्रचारक तो उन्हीं का है, वहीं से निकला है और वो पॉलिटिकल विंग में है। लेकिन झटके में पूरी सियासत इस देश ने इस तरीके से पलटी कि संघ भी लगा ऐसे कि मोदी के पीछे आकर खड़ा हो चला है। और शायद ये परिस्थिति थी कि इकोनॉमी सबसे खराब कोविड में होती है, प्रवासी मजदूरों की मौत और उनके हालात कैसे सुधारे जाएं इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इस देश के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे चौपट होता चला गया और इसके ठीक समानांतर एक झटके में पीएम केयर सामने आया और उसको लेकर कोई दस्तावेजी जांच नहीं हुई, यानी कोई पब्लिक ऑडिट नहीं हुआ और 10,000 करोड़ रुपए उसमें समा गए, जो बढ़ते बढ़ते आज की तारीख में 14-15 हजार करोड़ पार कर चुके हैं। सवाल इस देश के इकोनॉमी का नहीं, सवाल इस देश के सामाजिक ताने बाने का भी था। दलितों पर अत्याचार 25% बढ़ा, जो एनसीआरबी का डाटा बतलाता है। मुकदमे 70% कम हो गए जो खिलाफ में खड़े थे। इस देश के भीतर में अलग अलग मुद्दों के आश्रय माइनॉरिटीज निशाने पर आए, बुलडोजर के जरिए आए, हिजाब के जरिए आए, नागरिक संशोधन अधिनियम के जरिए और यहां तक अब एससीआर, एसआईआर, सार के जरिए आ चुके हैं। दिल्ली के दंगे इसी दौर में होते हैं क्योंकि वो पॉलिटिकल तौर पर कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं, सारा ताना बाना बनता चला गया। और हिंदूवादी बहुसंख्यवादी है, यही पहचान इस देश की होनी चाहिए। ये मैसेज जिस तरीके से लेकर आया गया, उसमें एक झटके में जो सोच आरएसएस की थी उसके भीतर से सावरकरवाद जाग गया। यानी सावरकरवाद और आरएसएस की लड़ाई भी एक वक्त में रही। सावरकर जितने एग्रेसिव थे, संघ उस लिहाज से नॉर्मल था। तो इस दौर की राजनीति ने एक नया न्यू नॉर्मल बना दिया। उसके हिसाब से आरएसएस को चलना होगा, आगे बढ़ना होगा। सामाजिक परिवर्तन हो, विचारों का आगे बढ़ना हो। सामाजिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए, विचारों का दमन होना चाहिए। तर्क बिल्कुल नहीं चलेगा, उसमें दुष्प्रचार होगा। आर्थिक मोर्चे को पूरे तरीके से ध्वस्त किया जाए और इन सब के बीच महंगाई चरम पर होगी, विदेश नीति आपके हाथ से निकलती हुई दिखाई देगी। सब कुछ सामने था। यानी विकास का खांचा बढ़ते चला जा रहा है, लेकिन अवसर लोगों के कम होते चले जा रहे हैं। विस्तार की इकोनॉमी है जो कॉरपोरेट के आश्रय चल रही है, लेकिन रोजगार दे पाने में वो सक्षम नहीं है। पॉलिटिकल प्रचार लाभार्थियों को लेकर इतना ज्यादा है और इतनी ज्यादा वेलफेयर स्कीम का हल्ला है, लेकिन जन कल्याण तक बात आ नहीं रही है। असमानता तो दुनिया में सबसे बड़ी फोर्थ इकोनॉमी होने के बावजूद भी वह अपने लिहाज से ढहती चली गई। और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर इधर पाकिस्तान, उधर चीन। गलवान में क्या हुआ? उस वक्त चीनी माल को लेकर विरोध आरएसएस ने कब कब किया? स्वदेशी का राग कैसे अपनाया? पश्चिमी पूंजी का आगमन कैसे हो गया? और भारत जिस रफ्तार से चल पड़ा, सब कुछ आरएसएस को चाहिए था। ऐसा नहीं आरएसएस को नहीं चाहिए था, हर वक्त उसने बचाव किया। दशहरा के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक का कोई भाषण आपको दिखाई सुनाई नहीं देगा जिसमें उन्होंने केंद्र की किसी भी नीति को लेकर एक उंगली भी उठाई हो, 2014 से लेकर 2024 तक। आप इंतजार 2025 के दशहरा का भी कर लीजिए। उस वक्त सरसंघ चालक भी 75 साल के होंगे और प्रधानमंत्री मोदी भी 75 साल के होंगे। सितंबर के महीने में दोनों हो जाएंगे और उसके बाद दशहरा आएगा। तो दशहरे के भाषण को भी आप सुन लीजिएगा। इस पूरी प्रक्रिया के भीतर जो पाकिस्तान को लेकर जो एक आरएसएस ने जो एक विचार पैदा किया हुआ था, लगता ऐसे था कि प्रचारक अगर सत्ता में आएंगे तो फिर पाकिस्तान बचेगा नहीं, पीओके शामिल हो जाएगा, चीन से माल लेना बंद कर देंगे। तमाम लकीरें खींची गई। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक होता है, 2019 में बालाकोट हवाई हमला होता है, 2025 में सिंदूर ऑपरेशन होता है। कौन, कहां, कैसे, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसके साथ टिका है, इसको दोहराने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। चीन हो, रूस हो, अमेरिका हो, तीनों की पसंद पाकिस्तान है। इस वक्त भारत अपनी इकोनॉमी के रास्ते किस दिशा में जाए और किस रास्तों को लेकर वह इस देश के भीतर की राजनीति को प्रभावित कर पाए, कोई रास्ता नहीं है। यानी बीजेपी की अपनी परिस्थितियां और संघ ने उस परिस्थितियों के आश्रय अभी तक जो राजनीति को साधा,
उसकी उम्र ही पूरी हो गई। तो फिर बचेगा क्या? प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा और उस चेहरे के आसरे बीजेपी में किसी का कोई चेहरा नहीं। उस चेहरे के आसरे संघ की विचारधारा और स्वयंसेवकों की कतार, इससे हटकर कुछ भी नहीं। तो जब कुछ भी नहीं है तो इस पूरी परिस्थिति के भीतर आप जिन सवालों को उठाएंगे वो सवाल अब के दौर में यह तो सवाल करेंगे ही कि अगर आप इस चेहरे को हटा दीजिएगा तो किस मुखौटे को लेकर आइएगा। क्योंकि आपने एक मुखौटा रखा था, वो मुखौटा हटा के एक चेहरे के रूप में बड़े तौर पर स्थापित हो गया। और शायद इसीलिए इस दौर में संघ के भीतर इस बात को लेकर चर्चा तो होती है, इस दौर में एक प्रतिबद्ध सरकार चाहिए, एक सक्षम सरकार चाहिए, एक लीडरशिप चाहिए। वैसी लीडरशिप चाहिए जो आर्थिक और कूटनीतिक तौर पर चीजों को संभाल सके, सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को दोबारा से जोड़ सके, लोकतांत्रिक विश्व संस्कृति में अपनी जगह को बना सके, इस देश के भीतर उत्पादन या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दोबारा से जगा सके। आधुनिकता या संवैधानिक मूल्यों के दौर में भारत कहां पर खड़ा है ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो दोबारा उसको खड़ा कर सके। यानी सांस्कृतिक पतन ही ऐसा हो गया इस दौर में कि न्यू नॉर्मल ही सांस्कृतिक पतन को ही आधुनिक सांस्कृतिक तौर पर देखने की परिस्थिति में संघ की बैठकों में और बीजेपी के भीतर खुलकर उभरता चला गया। बीजेपी के अध्यक्ष हों या इस देश के चेहरे हों, संघ के सरसंघ चालक हो, उन्होंने भी इस न्यू कल्चरल हिंदुइज्म एस्पेक्ट को बड़ा महत्वपूर्ण मान लिया। यह एक तरह का न्यू नॉर्मल है और इस न्यू नॉर्मल पर चलते हुए आप लिंचिंग को भूल गए, आप नफरती संवादों को भूल गए, आप भूल गए लव जिहाद कैसे चल रहा था इस देश के भीतर में, जो सांप्रदायिक और सामाजिक टकराव की परिस्थिति थी, उसने कैसे इस देश के इंटेलेक्चुअलिज्म को खत्म किया। सवाल जेएनयू और एएमयू का नहीं है, सवाल तो यह है कि शैक्षणिक संस्थानों में संघ विचारधारा तो आई, लेकिन उस विचारधारा को मान्यता अंतर्राष्ट्रीय तौर पर नहीं मिली और देश के भीतर भी सवाल उठते चले गए, क्योंकि उस पद तक पहुंचना ही स्वयंसेवक का महत्वपूर्ण काम था और उसने रास्ता आरएसएस का चुना और वहां से कभी एचआरडी मिनिस्ट्री, कभी एजुकेशन मिनिस्ट्री और कभी पीएमओ ने हाथ में एनओसी थमा दिया, वीसी बनते चले गए, शिक्षकों की नियुक्ति होती चली गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी जगह पर जो नियुक्तियां प्रोफेसर्स की हो रही थी, उनका रास्ता भी झंडे वालान से होकर निकलता था। इस परिस्थिति में यह देश आकर खड़ा हो जाएगा। इसीलिए हमने कहा सवाल सिर्फ जेएनयू और एएमयू का नहीं, इतिहास बदलने की दिशा में कदम बढ़े। रोमिला थावर, उनकी पूरी किताब, उनका पूरा इतिहास, उसको पाठ्यक्रम से हटा दिया गया। अभिव्यक्ति की परिस्थितियों पर रोक लगती है, राजद्रोह इस देश में 160% बढ़ जाता है, प्रेस की स्वतंत्रता खत्म होती है और दुनिया के मानचित्र पर भारत का नंबर 161 नंबर पर आता है। इतिहास बदलने के फेर में आपने मुगल इतिहास को खलनायक करार दे दिया। आप इस दौर में जो आर्य प्रवास था उसको नकारना शुरू कर दिया। हिंदू पौराणिक कथा, उसका महिमा मंडन शुरू हो गया। इस्लामी विरासत को मिटाना शुरू कर दिया, शहरों के नाम बदलने शुरू कर दिए और परिस्थितियां धीरे धीरे बनती चली गई। और ये बनती हुई परिस्थिति में अब कोई यह कहे कि जब 75 बरस की उम्र हो जाती है तो उसके बाद अगर आप गद्दी नहीं छोड़ते हैं तो लोग मरने के बाद भी पत्थर मार कर देखते हैं। जी, इस छोटे से हिस्से को जरा सुनिए एक बार फिर, क्योंकि मुझे लगता है लोग मुझे गंभीरता से नहीं ले रहे। पुढे ते असं म्हणाले, त्यांचे शब्द आहेत और म्हणून उच्चारतो मैं जब मर जाऊंगा तब भी पहले लोग पत्थर मार के देखेंगे कि सचमुच मर गया। गलत नहीं कहा मोहन भागवत जी ने। स्थितियां तो नाजुक है और अगर गद्दी छूटेगी तो उसके बाद की परिस्थितियां क्या होगी, यह सिर्फ संस्थानों के खोखला होने, आर्थिक तौर पर देश के भीतर बदहाली की स्थिति का होना, नैतिक और बौद्धिकता का पतन होना, सामाजिक टकराव की परिस्थितियों का पनपना, सांप्रदायिकता के जुनूनीकरण में लोग अब एक नए मोदी को चाहेंगे और वो ज्यादा परिस्थिति में आरएसएस भी चीजों को संभाल नहीं पाएगी, जो ये मानकर चलती रही कि वो ज्यादा पॉलिटिकल है,
क्योंकि नैतिक संवेदनहीनता और राजनीतिक शून्यता और तर्कहीनता ने इस देश के भीतर वाकई हार्वर्ड को खत्म कर दिया और हार्ड वर्क जो सड़कों पर नजर आता है और जिस अंदाज में नजर आता है उसमें इस देश का संविधान और संविधान के तहत कानून का राज भी राज्य दर राज्य आपको खत्म होता हुआ सा नजर जरूर आ रहा होगा। चिंता तो होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद की परिस्थिति क्या होगी ये डर संघ को भी है। इसीलिए इसे तालमेल कहते हैं। इसे कहते हैं कि इस देश का हर मुद्दा हर कोई भूल जाए और इस देश के प्रधानमंत्री ही अगर मुद्दा बन जाए तो फिर क्या अच्छा और क्या बुरा, चर्चा तो उन्हीं की होगी ना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।